अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इफ यू रिमेंबर, इससे पहले हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हमने कहा था कि हम कैसे एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसमें हमने क्या देखा, एक तो हमने वर्ड इक्वेशन देखी उसमें, और एक तरीका जो है एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, वो था केमिकल इक्वेशन। और फिर उसी केमिकल इक्वेशन में हमने पढ़ा कि जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन है वो दो टाइप्स की हो सकती है। एक हो सकती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरी हो सकती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, सो हमें उसको बैलेंस करने की क्या जरूरत है। व्हाट इज द नीड ऑफ दैट। बात समझ में आ रही है? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर आपको पता होगा, आपने एक लॉ पढ़ा है जिस लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इसको समझना पहले, उसके बाद आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? इट सिंपली स्टेट्स दैट, अब ये याद रखना, फिर मैं इसमें भी कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये आपको पढ़ना है आगे बहुत डिटेल में, लेकिन अभी हमारा थोड़ा सा टच देना है इसको, किसके साथ? एक केमिकल इक्वेशन के साथ थोड़ा सा इसको टच देना है, राइट? तो क्या है? इट स्टेट्स दैट mass can neither be created nor destroyed in a closed system during a physical and a chemical change। मैं इसको लिखूंगा और लिखने के साथ साथ आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूं। चलो, क्या लिखा, क्या बताया मैंने? इट स्टेट्स दैट mass can neither be created nor destroyed in a closed system, in a closed system during, या इन अ फिजिकल चेंज लिखो, यहां केमिकल चेंज लिखो, ड्यूरिंग अ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, एंड अ केमिकल चेंज। सो अब इस बात को समझना है बहुत अच्छे से, ठीक है? इसका स्टेटमेंट क्या है, ये किसने दिया है, ये हम आगे पढ़ेंगे। मैंने कहा कि हमें थोड़ा सा यहां पे एक्सप्लेन करना है इसको, ज्यादा हमें डीप इसके बारे में कुछ नहीं जाना है। क्या कहा मैंने? इट स्टेट्स दैट mass can neither be created nor destroyed in a closed system during a physical and a chemical change। अगर हम एक फिजिकल और केमिकल चेंज की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, न हम उसमें मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, न हम उसमें मास को क्रिएट कर सकते हैं। चीजों को समझना प्लीज। क्या कहा मैंने कि एक केमिकल इक्वेशन में, एक केमिकल रिएक्शन में, सिंपली बोलो ऐसे, एक केमिकल चेंज और एक फिजिकल चेंज में न हम मास को क्रिएट कर सकते हैं, न हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट यहां पे एक बात आई, वो है क्लोज्ड सिस्टम। सर आपने क्लोज्ड सिस्टम का जिक्र किया, इसका मतलब क्या है? बेटा क्लोज्ड सिस्टम, इसके बारे में याद रखना, क्लोज्ड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी तो हो सकता है, लेकिन एक्सचेंज ऑफ मैटर कभी नहीं हो सकता है। एक बार फिर इसको समझना प्लीज। कभी कभार ये आता है, बहुत सारे लॉज ऐसे हैं जहां पे आता है ये क्लोज्ड सिस्टम, राइट? क्या कहा मैंने? क्लोज्ड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो सकता है, बट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर टेक्स प्लेस इन ए क्लोज्ड सिस्टम। सो यहां पे मैं इसको लिखता हूं, क्या कहा मैंने? यहां पे नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर takes place, but
exchange of energy takes place। बस दो बातों को याद रखना है। क्लोज सिस्टम के बारे में दो बातें मेरे बच्चों को याद रखनी है। वो ये है कि क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन मैटर का एक्सचेंज बिल्कुल यहां पे कुछ भी नहीं होता है, लाइक दैट। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब हमें क्या समझना है। अब हमने यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई करना है एक केमिकल इक्वेशन पे, लेकिन उस पे अप्लाई करने से पहले मैं अपने बच्चों को इसका एक और नाम यहां पे बता दूंगा। वो ये है कि इसका और एक नाम जो है वो है, इसको और एक नाम दिया जाता है लॉ ऑफ इनडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। ये आपको एक्स्ट्रा याद रखना है। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। क्योंकि हमने अभी कहा कि ना तो इसमें मैटर को क्रिएट कर सकते हैं ना मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें जो मास है वो कंजर्व्ड रहता है। बात समझ आ रही है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसको हम अप्लाई करते हैं एक केमिकल रिएक्शन पे, एक केमिकल इक्वेशन पे। सो अगर मैं इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई करूं एक केमिकल रिएक्शन पे, एक केमिकल इक्वेशन पे, तो मैं वहां पे क्या बोलना चाहूंगा, तो मैं इसको कैसे उस पे अप्लाई करूंगा, बात को समझना। क्वेश्चन था हमारा कि हमें क्या जरूरत है एक केमिकल इक्वेशन को, कौन सी वाली, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्या जरूरत है। सुनो अब अच्छे से, हमने अभी कहा न तो हम एक केमिकल चेंज और एक फिजिकल चेंज में न हम मास को क्रिएट कर सकते हैं न हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन जो वहां पे मास होता है वो क्या, उसको होता क्या है, दैट रिमेन्स कंजर्व्ड। बात समझ आ रही है? तो इसलिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा बोलेगा, आप उसको जवाब ऐसे देना है कि आप उसको जवाब ये देना कि जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन होती है जिसको हमने बैलेंस करना होता है, उसको हम बैलेंस इसलिए करते हैं सो दैट कि वो केमिकल इक्वेशन किसको फॉलो करे, सो दैट द केमिकल इक्वेशन विल फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब बातें समझ आ रही होगी प्लीज। इफ वी आर हैविंग a chemical equation which is unbalanced. Now the question arises in the mind, why do we need to balance an unbalanced chemical equation? तो जवाब सिंपल यहां पे ये है, so that the chemical equation will follow the law of conservation of mass. बात समझ आ रही है? एक एग्जांपल देता हूं और उस एग्जांपल के जरिए आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। लिसन, अब हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है, वो ऐसे है, H2 plus O2, it gives us water, that is H2O। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं और ये हमारे पास क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अगर मैं इस पे अप्लाई करूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, total mass of reactants, total mass of reactants is equal to the total mass of products। यही तो है ना, तभी तो फॉलो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या, कब होगा, एक केमिकल रिएक्शन पे, एक केमिकल इक्वेशन पे कब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होगा, तभी होगा जब टोटल मास यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स होगा बराबर टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। यानी कि जब दोनों साइड से मास बराबर होगा, जब दोनों साइड से एक केमिकल इक्वेशन में मास बराबर होगा, तब हम एक केमिकल इक्वेशन को बोलेंगे वो क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
बात समझ आ रही है? तो यहां पे देखो फिर से हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है जो कि अनबैलेंस्ड है, जिसमें हमारे पास H के दो एटम्स हैं, यानी कि हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, लेकिन प्रोडक्ट साइड में यहां पे हमारे पास हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, लेकिन ऑक्सीजन के सिर्फ एक ही एटम है हमारे पास। ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम है, लेकिन अगर दोनों को कंपेयर किया जाए माय डियर स्टूडेंट्स, क्या ये बैलेंस्ड इक्वेशन है या अनबैलेंस्ड है? ये अनबैलेंस्ड है, क्योंकि अनबैलेंस्ड इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड नहीं होगा बराबर टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। अब हमने इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करना है? शाबाश। अब देखो, अब मैथ देखो इधर अच्छे से। अब यहां पे मैथ देखो, एक हाइड्रोजन का मास किसके बराबर होता है बेटा? 1u, यानी कि यहां पे हम लिखेंगे एक का मास होता है, यहां पे हाइड्रोजन के दो एटम्स है, एक हाइड्रोजन का मास होता है एक के बराबर, यानी कि 1 होता है उसका मास, और दो का क्या होगा? यहां पे मैं लिखूंगा 2 ग्राम्स। 2 ग्राम्स प्लस और कौन है हमारे पास? ऑक्सीजन। द ऑक्सीजन, we are having oxygen here and we are having 2 atoms of the oxygen, right? अब जो हमारे पास ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक नंबर जो है बेटा दैट इज 8, है ना? तो इसका मास नंबर क्या होगा? दैट विल बी 16, क्योंकि 2 है, ऐसे ना ऐसे 2 into 8। अब मैंने 8 क्यों लिखा यहां पे? 2 क्यों लिखा? क्योंकि ऑक्सीजन के दो एटम्स है। 8 क्यों लिखा? क्योंकि ऑक्सीजन जो है हमारे पास उसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा कितना? उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? शाबाश, उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो एक का मास नंबर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, शाबाश, 16। एक ऑक्सीजन के एटम का मास होता है 16 के बराबर, तो हमारे पास ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, सो 2 into 16 इट विल बी इक्वल टू 32 ग्राम्स। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ, अब यहां पे आ जाओ। अब हमारे पास ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन के एटम्स 2 है, तो 2 ग्राम उनका वजन होगा। ठीक है, उनका मास 2 ग्राम्स होगा। लेकिन ऑक्सीजन जो हमारे पास है बेटा, जो ऑक्सीजन हमारे पास है उसके कितने एटम्स हैं? एक ही एटम है, तो एक एटम का मास कितना होता है? 1 into 16 एंड दैट विल बी इक्वल टू 16। अब देखो 16 प्लस और क्या है? 16 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम्स। अब देखो यहां पे तो 32 निकला आपको और यहां पे 18 निकला आपको। क्या मास में फर्क है? यस। क्या आप मुझे बताओ, जो मास ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, सॉरी, जो मास ऑफ रिएक्टेंट्स है, क्या वो बराबर है मास ऑफ प्रोडक्ट्स के? नहीं है। देखो मास में कितना डिफरेंस है, बहुत ज्यादा है। यहां पे मास 32 है, यहां पे मास 18 है। तो अब हमें इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत है, सो दैट द मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स। आई समझ? अब देखो इसको बैलेंस करते हैं तो कैसे होगा, थोड़ा सा मैं आइडिया दूंगा, फिर हमने पढ़ना है आगे कि कौन कौन से रूल्स है, कौन कौन से रूल्स है जिनसे हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अब देखो ये नोट करना है पहले क्या था और बैलेंस करने के बाद वहां पे मास क्या आया। ठीक है, ये तो बैलेंस करने से पहले है। अब देखो, अब हम इसको बैलेंस करते हैं और उसके बाद देखते हैं हमारा मास क्या आ जाएगा। देख लो बच्चों, अब यहां पे ऑक्सीजन के दो एटम्स है, अब यहां पे ऑक्सीजन, सॉरी, हाइड्रोजन के दो एटम्स है, ऑक्सीजन के दो एटम्स है इस साइड पे। ठीक है, अब यहां पे देखो हाइड्रोजन के दो एटम्स है, वी हैव नथिंग टू डू विद द हाइड्रोजन। अभी यहां पे ऑक्सीजन को देखना है, क्योंकि ऑक्सीजन ही अनबैलेंस्ड है ना। ऑक्सीजन, जो चीज, जो एलिमेंट, जो एटम अनबैलेंस्ड है उसको बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन के साथ हमें कुछ भी नहीं करना, इस साइड में भी कुछ नहीं करना है। पहले हमें यहां देखना है ऑक्सीजन 2 है, यहां पे 1 है, तो व्हाट वी हैव टू मल्टीप्लाई टू दिस वाटर हियर, हमें इसको 2 वाइस मल्टीपल करना है, सो दैट कि जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो 2 बार आ जाए। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम हो गई, सर आपने तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया, आपने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया, ऑक्सीजन तो 2 आए, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन भी तो अनबैलेंस्ड हो गया। हाइड्रोजन 2 2 4, हाइड्रोजन हमारे पास 4 एटम्स आ गए। अब हमने क्या करना है, अब इस साइड में हाइड्रोजन के सामने 2 मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन 4 है, अब यहां पे 2 है, इस
हाइड्रोजन को मैं यहां पे क्या मल्टीप्लाई करूं सो दैट कि मेरा ये जो H2 हमारे पास 4 बार आ जाए। सो 2 2 जा 4, यहां पे 2 2 जा 4 एंड यहां पे क्या है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो रिएक्शन इज बैलेंस्ड। नाउ नाउ वी विल फाइंड आउट द मास ऑफ दिस केमिकल इक्वेशन। अब देखो, शाबाश, देखो बेटा, अब आपके पास हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 4 है। शाबाश, इसको समझना। अब आपके पास हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं बेटा। 4 एटम्स का मास कितना होगा? 4 ग्राम्स। प्लस ऑक्सीजन तो बिल्कुल वही है, 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32, है ना बेटा। देखो देखो देखो, एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 ग्राम्स के बराबर, यानी 16 यू बोलो, जिसको आप बोलते हो यूनिफाइड मास, लेकिन अभी हम ग्राम्स में कर रहे हैं तो यहां पे इसको समझना है, ठीक है। अब हमारे पास एक ऑक्सीजन का मास 16 यू होता है, लेकिन यहां पे 2 है, तो हमें 16 को मल्टीप्लाई 2 से करना है, देन वी विल फाइंड आउट द मास ऑफ दिस O2, है ना। तो वो कितना बनेगा? 32। अब इस 32 को 32 को +4 करो, क्योंकि यहां पे ये अलग है, ये अलग है, तो यहां पे 32 प्लस 4 दैट विल बी इक्वल टू 36 ग्राम्स, है बेटा, ठीक। अब यहां पे आ जाओ, अब इस साइड पे आ जाओ, इस साइड पे आ जाओ। अब देख लो, जो हमारे पास अभी हाइड्रोजन है बेटा, कितने हाइड्रोजन है? 4 है बेटा। 4 का मास कितना होगा? 4 ग्राम्स। अच्छा, ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है, ठीक है। प्लस करना है, ऑक्सीजन का मास कितने हैं? 2 है। 2 इंटू 16, मैंने क्यों लिखा 2 इंटू 16? क्योंकि एक ऑक्सीजन का मास, एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 यू होता है, तो 2 का कितना होगा? 2 इंटू 16 दैट विल बी इक्वल टू बेटा 32 ग्राम्स। अब देखो, 4 ग्राम्स को प्लस करो 32 ग्राम्स, तो आपको मिलने वाला है 36 ग्राम्स। अब देखो, अब देखो मेरे बच्चों, अब देखो यहां पे क्या आया, शाबाश शाबाश, इसको कंपेयर करो जरा, अब इसको कंपेयर करो। अब यहां पे mass of reactants, no, after balancing this chemical equation, now what we have got here, we get the mass of reactants that is equal to 36 is equal to the mass of product that is equal to 36 grams। यानी कि बैलेंस करने के बाद हमने मास ऑफ रिएक्टेंट्स किया किसके बराबर? मास ऑफ रिएक्टेंट्स का, प्रोडक्ट्स के, ठीक है। यहां पे भी 36 है और यहां पे भी 36 है, तो हमारी ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। और हमारी रिएक्शंस को बैलेंस करने का मकसद यही है, सो दैट कि जो भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन होगी, सो दैट विल फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो इसलिए हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। अब मैं एक और एग्जांपल दूंगा लास्ट में, जो आप खुद से करोगे, ठीक है, या मैं ही करूंगा, तो उससे आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो, आपने सुना होगा H2 plus Cl2 gives us HCl, हाइड्रोजन क्लोरीन gives us HCl, ठीक है। अब यहां पे अब हमें खुद बताइए, यहां पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स है बेटा? यहां पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, क्लोरीन के 2 एटम्स है, लेकिन इस साइड पे आओगे, हाइड्रोजन का 1 एटम, क्लोरीन का 1 एटम है, ये तो अनबैलेंस्ड है। अब अगर मास कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज नॉट इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। आप इसको कर सकते हो खुद भी, लेकिन अब मैं दिखाऊंगा इनको कैसे बैलेंस करना है, फिर इनका मास कैसे बराबर होगा, ठीक है। देखो, ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, तो सीधे इसके सामने मल्टीपल ट्वाइस करो, तो ये भी 2 बार आ जाएगा और ये भी 2 बार आ जाएगा। अब देखो, मास ऑफ हाइड्रोजन हियर कितना होगा? यहां पे 2 है तो 2 मास होगा। अच्छा, Cl2, एक Cl का मास कितना होता है बेटा? 35.5, तो यहां पे लिखो 35 इंटू, इनको ट्वाइस कर लो, तो कितना बनेगा? दैट विल बी इक्वल टू 71, है ना, ये 71, तो इट इज 71 ग्राम्स। अब इस साइड में देखो, बैलेंस करने के बाद, ये मैं बैलेंस करने के बाद की बात कर रहा हूं, तो यहां पे हाइड्रोजन 2 है और 2 हाइड्रोजन का मास कितना होगा? 2 ग्राम्स। अच्छा, Cl 71, क्योंकि Cl भी 2 बार है, तो यहां पे इनको जोड़ लो, इनका देखो कितना बनेगा? 71 प्लस 2 कितना हो गया? 73 ग्राम्स।
और यहां पे भी क्या होगा 71 प्लस 2 73 ग्राम्स, दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ द products, hence the reaction is balanced. So we can say this reaction follows the law of conservation of mass. I hope सारी बातें समझ आई होगी, इनको नोट कर लो। और इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। तो अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं एक और टॉपिक जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हम कैसे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, हम कैसे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं और उसके लिए क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं और कौन कौन सा मेथड है जिससे हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।